तो आज शुरू करेंगे पार्ट 2 ऑफ हाईवे इंजीनियरिंग फ्रॉम ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। पार्ट 2 पे रहेगा जियोमेट्रिक डिज़ाइन, कुछ क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट के बारे में जानेंगे और आखिर में पंप इंडिकेटर के बारे में जानेंगे। तो पहला जियोमेट्रिक डिज़ाइन पे आएगा स्पीड, मतलब डिज़ाइन स्पीड के बारे में जानेंगे कि डिज़ाइन स्पीड कितना कितना रहता है। वो डिज़ाइन स्पीड IRC इंडियन रोड कांग्रेस पे ऑलरेडी उपलब्ध है, वो आप देख सकते हैं कोई भी PDF डाउनलोड करके। तो पहले हम चले जाएंगे टेरेन पे। 4 टेरेन को जानना पड़ेगा पहले। जैसे कि पहला टेरेन है प्लेन टेरेन। प्लेन टेरेन मतलब पूरा फ्लैट सरफेस रहेगा। दूसरा है रोलिंग टेरेन। रोलिंग टेरेन मतलब ऐसा एक टेरेन जिसपे रोड बनेगा, वो रोल्ड होगा, मतलब थोड़ा सा स्टिप रहेगा, उसको हम रोलिंग टेरेन बोलेंगे। इसके बाद आएगा माउंटेनियस टेरेन। माउंटेनियस टेरेन, बाय द टर्म माउंटेन ओनली वी कैन रिकॉग्नाइज कि माउंटेन पे हमें रोड बनाना है। द टेरेन विल बी माउंटेन। ओके, तो माउंटेन पे रोड बनाने के लिए कुछ अलग अलग प्रोविजन या फिर अलग अलग डिजाइन स्पीड रहता है, वो हम देख लेंगे। तो कुछ इस तरह रहेगा, इसके इर्द गिर्द हमें रोड बनाना पड़ेगा। तो लास्ट टेरेन है स्टीप टेरेन, जो सबसे स्टीपेस्ट टेरेन भी बोला जाता है। बहुत स्टीप है। इस स्टीप टेरेन पे रोड बनाने का एक अलग चैलेंज होगा और अलग डिजाइन स्पीड भी है, वो सब भी हम जान लेंगे। सो डिजाइन स्पीड जान लेते हैं पहले। प्लेन टेरेन पे मैक्सिमम और मिनिमम डिजाइन स्पीड जान लेंगे, वो भी सब तरह का रोड क्लासिफिकेशन के लिए, जैसे कि नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे पे कितना रहेगा, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, विलेज रोड पे कितना रहेगा। अभी इंडिया में जो IRC फॉलो हो रहा है, इसमें नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे में सेम ही स्पीड रहता है। तो प्लेन टेरेन पे नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे के लिए मैक्सिमम है 100, मिनिमम है 80। मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड पे 80, 65, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड पे 65, 50 और विलेज रोड पे 50, 40। दूसरा टेरेन पे चले जाएंगे। दूसरा टेरेन कौन सा है? रोलिंग टेरेन, जो थोड़ा सा स्टीप रहता है प्लेन टेरेन से। तो नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे का मैक्सिमम स्पीड है 80, मिनिमम स्पीड है 65। मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड के लिए 65, 50, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड के लिए 50, 40 और विलेज रोड के लिए 40, 35। और ये जो डाटास में दे रहा हूँ 80, 65, 50, वो सब किलोमीटर पर आवर पे है। तो ये जो स्पीड है, स्पीड सभी किलोमीटर पर आवर पे, ना कि मीटर पर सेकेंड पे। तो अभी माउंटेनियस टेरेन, थर्ड टेरेन पे जाएंगे। माउंटेनियस टेरेन पे कितना रहेगा स्पीड, मैक्सिमम और मिनिमम देख लेते हैं। पहला है डिजाइन स्पीड, जो है वो स्मॉल v से डिनोट किया जाता है। तो नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे के लिए मैक्सिमम रहेगा 50, मिनिमम 40। मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड के लिए 40, मिनिमम 40। अदर डिस्ट्रिक्ट रोड के लिए मैक्सिमम 30, मिनिमम 25। विलेज रोड के लिए 25 और 20 किलोमीटर पर आवर। तो अब चले जाएंगे नेक्स्ट, जो कि है लास्ट टेरेन, वो है स्टीप टेरेन, सबसे स्टीपेस्ट। मैक्सिमम 40, मिनिमम 30। मैक्स मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड के लिए 30, 20, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड के लिए 25, 20, विलेज रोड के लिए 25, 20 किलोमीटर पर आवर। तो ये था टेरेन्स। अब चले जाएंगे हम क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट्स के ऊपर। तो पहला जो क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट आता है हमारे सामने, वो है फ्रिक्शन, जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के नाम से भी जाना जाता है। F से डिनोट होता है वो। दो तरह का फ्रिक्शन होता है, एक है लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन, दूसरा है लेटरल फ्रिक्शन। दोनों ही अपने डायरेक्शन के ऊपर समझा जाएगा। पहला लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन देख लेते हैं। सो लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन का मतलब है, मान लीजिए एक व्हीकल मूव हो रहा है लॉन्गिट्यूडनली थ्रू द रोड और सडन ब्रेक अप्लाई होता है। सडन ब्रेक अप्लाई के लिए जो एक फ्रिक्शन जनरेट होगा, उसी को लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन बोलेंगे, क्योंकि ये फ्रिक्शन लॉन्गिट्यूडनली विद द रोड हो रहा है।
अभी समझ लेंगे लेटरल फ्रिक्शन किसको कहेंगे। लेटरल फ्रिक्शन जनरली जनरेट होता है कर्व में। जनरली कोई व्हीकल अगर कर्व में एक स्पेसिफिक स्पीड के साथ कर्व को पास करे तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट होता है लेटरली। लेटरली मतलब क्रॉस सेक्शन, थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ द रोड, उसी को लेटरल फ्रिक्शन भी बोलते हैं। एक शॉर्ट डायग्राम दिखा देता हूं मैं। ये रोड रहा, रोड के लॉन्गिट्यूडनल में जो फ्रिक्शन जनरेट होगा उसको लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन, और क्रॉस सेक्शन में जो होगा उसको लेटरल फ्रिक्शन कहेंगे। तो वैल्यूज एज पर आईआरसी, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर लॉन्गिट्यूडनल 0.35 टू 0.4, फॉर लेटरल 0.15। तो ये जो वैल्यूज है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सामने जो हम न्यूमेरिकल करेंगे सामने के क्लासेस में, वो ये वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वैल्यूज को मगअप करना बहुत जरूरी है। और ये जो f है, स्मॉल f, इसको हम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी बोलते हैं। जनरली किसी भी क्वेश्चन पे आपको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ही देखने को मिलेगा। तो दूसरा एलिमेंट है स्किडिंग। तो स्किडिंग, एक आसान तरीके से स्किडिंग और स्लीपिंग जान लेते हैं। मान लीजिए एक व्हीकल है, किसी भी व्हीकल मूवमेंट पे दो मोमेंट लगता है। एक है रोटेशनल मोमेंट, दूसरा है लॉन्गिट्यूडनल मोमेंट। लिख देता हूं मैं, यह है रोटेशनल मोमेंट, दूसरा है लॉन्गिट्यूडनल मोमेंट। रोटेशनल मोमेंट मतलब टायर का घूमना, ये एक रोटेट हो रहा है। और लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट मतलब टायर का घूमने से जो गाड़ी आगे बढ़ रहा है, जो व्हीकल आगे बढ़ रहा है, उसको लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट बोलते हैं। तो स्किडिंग में रोटेशनल मूवमेंट जो है वो कम लगता है, मतलब ब्रेक अप्लाई हुआ। और लेटरल मूवमेंट जो है, सॉरी, लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट जो है वो ज्यादा होता है। यानी ब्रेक अप्लाई होने के बाद जो एक स्किड होता है गाड़ी, उसी को स्किडिंग बोलते हैं। तो रोटेशनल मूवमेंट कम लगा और लेटरल मूवमेंट ज्यादा लगा। एक ज्यादा स्पीड से व्हीकल आया, ब्रेक अप्लाई हुआ, रोटेशनल मूवमेंट कम हुआ, स्कीड हुआ गाड़ी, लेटरल मूवमेंट हुआ, उसी को स्किडिंग बोलेंगे। अभी चलते हैं स्लीपिंग की तरफ। व्हाट इज स्लीपिंग? स्लीपिंग पे क्या है? स्लीपिंग पे रोटेशनल मूवमेंट ज्यादा लगेगा, मतलब एक स्टैटिक मोड पे है गाड़ी, रोटेशनल मूवमेंट ज्यादा लग रहा है, मतलब सडन एक्सेलरेट हुआ गाड़ी। इसके बाद लेकिन गाड़ी मूव, जो लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट है वो देर से लगा, गाड़ी देर से आगे गया, क्योंकि जगह पे ही टायर घूमता रहा। तो नेक्स्ट चले जाएंगे फ्रिक्शनल फैक्टर्स में, मतलब किस किस फैक्टर पे फ्रिक्शन आधारित है। तो पहला है स्पीड। स्पीड पे ऑब्वियसली फ्रिक्शन, ज्यादा स्पीड रहेगा तो फ्रिक्शन भी ज्यादा रहेगा। सडन अप्लाई की वजह से जो फ्रिक्शन होगा वो ज्यादा होगा। इसके बाद रहेगा सरफेस। अगर ड्राई सरफेस रहा तो फ्रिक्शन ज्यादा होगा, वेट सरफेस पे फ्रिक्शन कम रहता है, ग्रिप कम बैठता है। तीसरा है टायर। टायर न्यू और ओल्ड, नया और पुराने टायर पे भी फर्क पड़ता है। नया टायर मतलब फ्रिक्शन ज्यादा होगा, ग्रिप ज्यादा बैठेगा। ओल्ड टायर में फ्रिक्शन कम होगा क्योंकि घिस जाता है। इसके बाद पेवमेंट टाइप, एक है कॉन्क्रीट पेवमेंट, दूसरा है बिटुमिनस पेवमेंट, उस पे भी फ्रिक्शन आधारित है। और पांचवा है टेम्परेचर। टेम्परेचर ज्यादा रहा तो बिटुमिनस सरफेस जो है वो सॉफ्ट हो जाता है। तो नेक्स्ट टॉपिक पे हम चले जाएंगे, वो है पेवमेंट अनइवननेस। तो पेवमेंट अनइवननेस क्या है? मतलब बाय द टर्म अनइवननेस ओनली वी कैन अंडरस्टैंड, लाइक आई एम ड्रॉइंग हियर, कि फ्लैट नहीं है पेवमेंट, जो है वो इवन नहीं है, अनइवन है। तो उसको निकालने के लिए भी हमारे पास एक इंडिकेटर आता है जिसका नाम है बम्प इंडिकेटर। तो बम्प इंडिकेटर का जो यूनिट रहता है वो है mm पर किलोमीटर और मीटर पर किलोमीटर। जनरली mm पर किलोमीटर ही मान के चलेंगे हम। तो ये मापा जाता है कितना हाइट पे है, वो हाइट को mm में कंसीडर करेंगे। वो हाइट को जो हम मापेंगे तब mm में मापेंगे। तो उसका स्केल जो है, कुछ वैल्यूज दिया गया है, वैल्यूज के आधार पे डिफरेंशिएट किया गया है। अगर वो वैल्यू, मतलब बम्प इंडिकेटर का वैल्यू 1500 से कम आया, 1500 mm पर किलोमीटर से कम आया तो गुड है, अच्छा है वो पेवमेंट।
अगर 1500 टू 2500 के बीच में आया तो सेटिस्फाई है, मतलब मान सकते हैं, इसको कंसिडर कर सकते हैं। अगर 2500 से 3500 के बीच आया, इसका मतलब बैड, मतलब कंसिडर नहीं करेंगे। और 3500 से ज्यादा आ गया तो टोटली अनएक्सेप्टेबल, अनसेटिस्फैक्टरी। ओके, तो इसके आधारित पे न्यूमेरिकल भी आता है। तो एक फॉर्मूला हम दिखा देते हैं। फॉर्मूला के पहले और एक टर्म दिखा देते हैं आपको। वो टर्म है इंटरनेशनल रफनेस इंडेक्स, IRI। इंटरनेशनल रफनेस इंडेक्स mm पर किलोमीटर और मीटर पर किलोमीटर पे भी मापा जाता है। तो बम्प इंडिकेटर का जो फॉर्मूला है वो है 630 इंटू IRI, मतलब इंटरनेशनल रफनेस इंडेक्स पावर 1.12। ओके, यही फॉर्मूला है जिससे हम बम्प इंडिकेटर को निकालेंगे। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इस फॉर्मूला को हम जान लेंगे। इसी के साथ हम धीरे धीरे न्यूमेरिकल्स की तरफ बढ़ रहे हैं, और न्यूमेरिकल्स के पहले एक इंडक्शन क्लास होगा। थैंक यू, टिल देन।